हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और ये आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए होगा। और मेनली हम काम करेंगे इसके पीवाईक्यू पे, और पीवाईक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेटेड होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और ध्यान से सुने इसको। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट दे रखा है टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा, इसको मिल्की वे भी कहते हैं। इसको वर्गीकृत किसने किया था? आकाशगंगा। तो इसको वर्गीकृत की गई है, तो कैसे वर्गीकृत की गई? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। किसके रूप में? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसको हम देखेंगे, वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, गैलेक्सी जैसे हमारा सौर मंडल स्थित है, उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं? हमारी गैलेक्सी के ही हैं। आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। इस आकाशगंगा का आकार अंडाकार या सर्पिलाकार है। एंड्रोमेडी हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की बड़ी आकाशगंगा है। कौन सी? एंड्रोमेडा। आगे अगर हम बात करें तो आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार की किरण निकलती रहती हैं। इसमें गामा किरण है, रेडियो तरंग है, और एक्स किरण है, और दृश्य प्रकाश एवं परावैंगनी तरंगें हैं जो निकलती हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं सुब्रमण्यम। चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की गई जिसके अंदर के तारे वामन बनते हैं, जिसके ऊपर के द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन स्टार कृष्ण विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। एस चंद्रशेखर व W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। तो एस चंद्रशेखर से और क्या रिलेटेड हैं, ब्लैक होल की घटना से भी क्या रिलेटेड बन सकता है क्वेश्चन, उसको हम करेंगे डिस्कस। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। चंद्रशेखर के अनुसार श्वेत वामन तारे द्रव्यमान की एक ऊपर सीमा होती है। इस सीमा को एस चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा द्वारा दर्शाया जाता है कि तारे सूर्य से अधिक संघन द्रव्यमान के होते हैं, उनकी मृत्यु पर विस्फोट होता है और ब्लैक होल बनता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? अब सुपरनोवा के बारे में देखें तो सुपरनोवा क्या है उसको देखना है। सुपरनोवा है मतलब ये है क्या है सुपरनोवा? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, एक ग्रह का, एक ब्लैक होल, अगला है ऑप्शन नंबर सी एक पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर डी एक मृत प्राय तारा। तो इसका सही आंसर है एक मृत प्राय तारा। अब इसके बारे में क्या है उसको हम देख लेते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले ठंडे होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, लेकिन इन ज्वलंत पिंडों में अति विशाल पिंड जो हमारे सूर्य के कई गुना द्रव्यमान वाले हो सकते हैं की मृत्यु पर एक तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अगला देखें, इस विस्फोट के कारण पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है और एक अति संघन तारकीय केंद्र छूट जाता है जो न्यूट्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक अगर कोई निश्चित समूह में व्यवस्थित हैं तो उन ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो उन ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। सही आंसर होगा इसका नक्षत्र। ठीक, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि
और क्या इससे बन सकता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल के प्रकार हैं। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि या तारों का समूह है जो किसी नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और इसके बारे में देखिए तो किसी किसी नियत नियत नक्षत्र के मध्यांश रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर दो बराबर गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। कितने? 23 घंटे 56 मिनट का होता है। अगले क्वेश्चन में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। अब भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल माही, ऑप्शन नंबर बी है केवल यानम, ऑप्शन नंबर सी है केवल कराईकल, ऑप्शन नंबर डी है केवल कराईकल और यानम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी केवल कराईकल। ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं ये है क्या और कैसे इससे और प्रश्न बन सकते हैं। तो उसके बारे में भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप केवल कराईकल है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में स्थित है। यह केरल के माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? मतलब आपस में दो देश हैं, उनमें से कौन सा है जो आपस में एक दूसरे की सीमा साझा नहीं करते हैं? यानी कि 3 करते हैं, एक नहीं करता। तो नहीं करने वाला है भूटान और मेघालय। भूटान और मेघालय जी आपस में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी का कौन कौन करते हैं ये ऑप्शन से भी क्लियर कर लीजिए। एक है भूटान और पश्चिम, ये आपस में सीमा साझा करते हैं। भूटान और अरुणाचल प्रदेश ये भी करते हैं। भूटान और असम, भूटान के साथ राज्यों का नाम देखिए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, तीनों राज्य हैं वो भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बारे में और देखिए, भूटान की सीमा साझा करने वाले राज्य असम सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद सिक्किम सबसे बिल्कुल ही कम सिक्किम राज्य करता है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भूटान और मेघालय आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं, ये अपने ऊपर देख ही लिया। और अगर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया जाता है? जो भारत का मानक समय है वो किस देशांतर पर एग्जिस्ट करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 22.5 डिग्री ईस्ट रेखांश 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश में भारत का मानक समय अपनाया जाता है। और इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर के रूप में मानकर किया गया है। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश के प्रयागराज में नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो राज्यों के नाम है वो थोड़ा ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश दो को याद रखें और यूपी को याद करें। MP का भाग है छत्तीसगढ़, तो MP और छत्तीसगढ़ ऐसे याद कर लें। और आगे अगर हम देखें तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहती है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। तो इसका सही आंसर है अपना प्यारा भारत। क्या होगा? अपना प्यारा भारत। और इसके बारे में और भी देखें तो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका टाइम अभी मैंने वो बताया आपको कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। और अगला पॉइंट है कि इसके जो उत्तर है ना, तो उत्तर में विस्तार है वो 3214, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम देखें तो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से तब विस्तार है 2900
33। अब इसको याद करें, देखो उत्तर उत्तर में ऊ अगर हम देखें तो 3 की तरह बनना है, तो भाई देखिए सीधी बात है, ये ऑप्शन से आएगा, रिलेट कर लोगे क्यों, उत्तर से दक्षिण ऊ बना है तो 3 में भी ऊ सा थोड़ा दिखता है, तो 3214 उत्तर से दक्षिण होगा। और पूर्व पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी पर स्थित है। ये हैं आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें नंबर 1 घाघरा नदी, नंबर 2 ब्यास नदी, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है हड़प्पा का मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो सिंध यानी कि पाकिस्तान लड़काना में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और एक और सबसे बड़ी बात है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अगर पूछ ले तो आप क्या बताओगे, विशाल अन्नागार। फिर उसके बाद अगर एक पॉइंट और बन सकता है कि यहाँ से कांस्य की, नर्तकी एवं प्रस्तर की योगी मूर्ति भी मिली है यहाँ से, ठीक। ये और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट बन से और बाकी के यहाँ पे लिखे भी हैं। अगला देखिए, संभवतः कपास की खेती होती थी जो मेहरगढ़ में, संभवतः मतलब किसकी खेती है वो, मेहरगढ़ कपास की खेती होती थी, मतलब किस टाइम पीरियड पे होती थी, तो 7000 साल पहले अगर हम जाएं तो कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। 7000 पहले जाएं तो हम कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मेहरगढ़ को नाम ध्यान रखें, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यह एक नव पाषाणिक स्थल है, यह बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं, यानी कि भैंस के पालतू होने के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखें कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा है उसका वो अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है जो प्राचीन शहर है धौलावीरा। हड़प्पा स्थल धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात में है। और अगर हम धौलावीरा के बारे में और कुछ फैक्ट देखें, धौलावीरा की खोज देखें तो जगपति जोशी ने की थी और 1967 से 68 में इसकी खोज हुई है, 1967 और 68 के बीच में। धौलावीरा को जुलाई 2021 में भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और इसका स्थानीय नाम है वो सफ़ेद कुआं है, और हम जो वहाँ के लोग थे इस नाम से भी जानते थे इस जगह को, धौलावीरा को, कि स्थानीय नाम है वो सफ़ेद कुआं के नाम से जानते थे। और धौलावीरा से हड़प्पा स्थल के उत्कृष्ट जल प्रबंधन के भी साक्ष्य मिले। उत्कृष्ट जल प्रबंधन, धौलावीरा स्थल है वो 3 भागों में विभाजित था। इसके बारे में और इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाली वीडियो में देखेंगे, अभी इतना ही। और अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे कि कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो कहाँ किस जगह स्थित है कालीबंगा, तो कालीबंगा है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगा शहर है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1953 में की थी। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ये आज का। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता होने लगा था, किसकी जगह, यानी कि किसकी जगह इसमें लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। किसमें, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है, किस लिए जाता है कि कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। और इसके बारे में जो थोड़े बहुत पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। लौह युग से पूर्व कांस्य युग था। अगर हम लौह युग से पूर्व अगर हम बात करें तो कांस्य युग था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम या फिर इस नाम से भी जाना जाता है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आज के लिए बस
इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।